Here we are with metrology and measuring instrument। हम इसमें सरफेस फिनिश के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सरफेस फिनिश में मैंने आपको डिफिनीशंस के बारे में बताया था कि सरफेस फिनिश क्या होती है और इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया था, ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। जैसे कि अगर एक सरफेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपका हो सकता है सरफेस वेवनेस आ गया हो, या फिर रफनेस आ गया हो, या फिर ले हो गया हो, और इन सब के अलावा हो सकता हो कि कुछ एरर की वजह से फ्लॉ आ गए हों। तो इसके बारे में हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये किन किन वजहों से होता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सरफेस फिनिश। वो कौन कौन से कारण हैं जो प्रभाव डालते हैं सरफेस फिनिश पे। तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सरफेस कोई क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो यानी कि मशीनिंग पैरामीटर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं सरफेस क्रिएट करते समय। उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर वो हो सकता है फीड रेट, हम किस फीड से टूल्स को चला रहे हैं, या फिर उसकी स्पीड क्या है, उसकी वो स्पिंडल किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसकी मूवमेंट क्या है, स्लो, मीडियम या फिर फास्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है। इससे रफनेस या फिर वेवनेस का पता चलता है कि वो किस लेवल का होगा। या फिर डेप्थ ऑफ कट, कितनी गहराई से हम कट कर रहे हैं किसी वर्क पीस को, उसकी गहराई क्या है, किस गहराई से कट कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि फोर्स कितना ज़्यादा लगेगा, उसकी वजह से कौन कितनी रफनेस आ सकती है। अगली बात करते हैं कि ये हो सकता है कि टूल के पैरामीटर की वजह से हो। जो कटिंग टूल है वो किस तरीके का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी आपका सरफेस फिनिश पता चलता है। सरफेस टेक्सचर किस तरीके का बन रहा है वो टूल से भी पता चलता है। जैसे टूल वियर, शुरुआत में आपका टूल एकदम शार्प है, तो हो सकता हो कि उसकी वजह से कुछ स्क्रैच बन रहे हो सकता हो उसके बाद फिर स्मूथ हो जाए तो सरफेस कुछ और अच्छा हो जाए, फाइन हो जाए। तो यानी कि टूल के वियर से भी ये पता चलता है कि सरफेस टेक्सचर किस तरीके का बन रहा है। उसकी ज्योमेट्री से, टूल की ज्योमेट्री किस तरीके का हम यूज़ कर रहे हैं, रेक एंगल, कटिंग एज एंगल, या फिर क्लियरेंस एंगल हम कितना दे रहे हैं। क्लियरेंस हम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, हो सकता हो फ्रिक्शन की वजह से आपका सरफेस और रफ बनने लग जाए। टूल का मटेरियल हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, हो सकता हो काफ़ी हार्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हो, या फिर हो सकता हो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। उससे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का सरफेस फिनिश क्रिएट होगा। काफ़ी हार्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हो सकता हो कि वो सरफेस में डिगिंग का काम कर दे, और कहीं कहीं पे हो सकता हो इंटरफेरेंस हो और कुछ वेवनेस बन जाए, हो सकता है फ्लॉ आ जाए उसमें। और टूल की कोटिंग भी इफेक्ट डालती है, किस तरह की कोटिंग उस पर टूल पे कर रहे हैं। हो सकता है कोटिंग काफ़ी हार्ड हो, रिएक्टिव हो, तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं आपके सरफेस फिनिश को। और हो सकता है कि वो किस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनिंग या फिर मशीन टूल को हम किस कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सरफेस फिनिश पे प्रभाव डालता है। जैसे कि हम टर्निंग कर रहे हैं, या फिर कोई भी मिलिंग, ड्रिलिंग, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हम किस कंडीशन कर रहे हैं, क्या कूलेंट लगा रहे हैं, लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या लुब्रिकेंट अच्छी क्वालिटी का है या फिर लो क्वालिटी का, या फिर हम लुब्रिकेंट को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ड्राई रन करा रहे हैं। तो ड्राई के केस में जाहिर सी बात है स्मूथ नहीं होगा, स्मूथ नहीं है तो रफनेस होगी, फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से और रफनेस या फिर लेयर या फिर फ्लॉ बन जाएंगे आपकी सरफेस पे। किस टाइप की कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अगर हम कास्टिंग कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन में अगर हम कटिंग फ्लूइड कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर काफ़ी हैवी इस्तेमाल कर रहे हैं, कास्ट आयरन का कटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी हीट जनरेट होती है। तो ऐसे में लो टेम्परेचर वाली फ्लूइड को, या फिर जिसकी फ्लूइडिटी काफ़ी कम है,
तो ऐसा फ्लूइड को इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रभाव आपके सरफेस फिनिश पे पड़ेगा। मेथड क्या है फ्लूइड के एप्लीकेशन का, क्या हम उसे पंप के जरिए प्रेशराइज करके भेज रहे हैं जो भी कटिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर हम उसे सिंपली बस ग्रेविटी के थ्रू ड्रॉ करा रहे हैं, या फिर सिंपल एयर के थ्रू ही फ्लूइड का इंसर्ट करा रहे हैं जहाँ पे आपका कटिंग हो रही है। तो कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी असर पड़ता है। उसके बाद आता है टूल की रिजिडिटी। मशीन टूल की रिजिडिटी कितनी है, मतलब वो हम जैसे मशीन को फिक्स किए हैं, ग्राउंड फिक्स किए हैं, वो ग्राउंड से किस तरीके से फिक्स किए हैं, क्या काफ़ी टाइट फिक्स किए हैं या नहीं। अगर रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो हो सकता हो कि वो वाइब्रेट करे, या फिर हो सकता हो कि टूल में चैटर हो रहा हो, उसमें वाइब्रेशन हो रहा हो, तो उसकी वजह से हो सकता हो वेवनेस क्रिएट हो जाए। तो ये भी रीजन है जिसकी वजह से आपका सरफेस फिनिश में कई तरीके के वेवनेस या फिर रफनेस बन सकते हैं। इसके बाद आता है कि वर्कपीस का मटेरियल कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम वर्कपीस कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं मशीनिंग के दौरान। हो सकता हो काफ़ी हार्ड, बहुत ज़्यादा ही हार्ड मटेरियल हमने ले लिया है जिसका हमें मशीन करना है, जिसकी हो सकता हो कि इतना हार्ड मटेरियल है जो टूल्स के मटेरियल से संपर्क में आ रहा है तो उसमें ऑपरेशन हो रहा है, या फिर उसमें स्क्रैच जनरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर जो होते हैं या फिर ग्रेन साइज जो होती है उसमें चेंजेस आ जा रहे हैं। तो ये सारे रीज़न हैं, ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से सरफेस फिनिश में चेंजेस आ सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, सिंबल क्या क्या है ले को प्रेजेंट करने का। तो ले एक होता है पैरेलल ले। पैरेलल ले यानी कि जैसे अगर ले है पैटर्न होता है, इस पहले भी डिफाइन कर दिया हमने ले क्या होता है, ये इस तरीके की पैटर्न है। अगर इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, मतलब कि एक स्टाइलस यूज़ करते हैं जिसमें पॉइंटर होता है, तो पॉइंटर के जरिए हम मेजर करते हैं कि ले किस तरीके का, रफनेस किस तरीके की है। तो अगर हम ये इस स्टाइलस को इसके अलोंग लेकर के चलते हैं तो इसे हम पैरेलल ले कहते हैं। इसके लिए सिंबल हम इस तरीके से यूज़ करेंगे पैरेलल लाइंस का, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल लेज हो गया। सेकेंड होता है परपेंडिकुलर ले। अगर इस तरीके से ले है और हमारा स्टाइलस जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, जो भी पॉइंटर अगर चेक करने के लिए जो पॉइंटर यूज कर रहे हैं, आगे बताऊंगा कौन कौन से मेथड हैं। तो इसमें ये आपका अगर ये क्रॉस जा रहा है तो ये आपका परपेंडिकुलर ले है। परपेंडिकुलर ले के लिए सिंबल आपका इस तरीके से होगा, परपेंडिकुलर का सिंबल। क्रॉस ले एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आपका हैचेड फॉर्म में आपका ले बन रहा है, जो पैटर्न बना हुआ है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे क्रॉस। ये सारे सिंबल हैं, स्टैंडर्ड सिंबल हैं, इन्हें इस्तेमाल करेंगे ले को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सब सारे आपके सिंबल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर सर्कुलर ले है, यानी कि आपका सर्कुलर फॉर्म में आपका बनता जा रहा है पैटर्न, जब भी आप मशीनिंग के दौरान मशीन कर रहे हैं तो उस दौरान हो सकता है कि सर्कुलर ले या फिर एक पैटर्न बनता जा रहा है मशीनिंग के दौरान, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, हो सकता हो इस तरीके का ले आपका बन गया है, तो इसके लिए आपका सिंबल होगा सी। और रेडियल ले यानी कि यहाँ से आपका रेडियल फॉर्म में कुछ सरफेस आपका पैटर्न बनता जा रहा है, तो इसके लिए आप आर सिंबल यूज करेंगे। ये ले के रिप्रेजेंटेशन के लिए है, आपको इसको अगर दिखाना है ले को कौन सा ले है रिप्रेजेंट करना है तो उसका सिंबल ये है। और मल्टी डायरेक्शन है, किसी भी डायरेक्शन में, कई सारे डायरेक्शन में है,
तो इसे मल्टी डायरेक्शन लेके आएंगे और इसके लिए सिंबल यूज करेंगे एम। तो इस तरीके से ये आपका ले का रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर ये रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है तो फिर इसके आगे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस रफनेस का रिप्रेजेंटेशन ANSI स्टैंडर्ड पे, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो अब अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ये बता रहे हैं, ये वाला रिप्रेजेंटेशन है। इसमें इस तरीके से आपका ये आपका है, इसके अंदर यहाँ पे ये आपका रहेगा आपका ले पैटर्न या फिर ले डायरेक्शन जो मैंने बताया था। इसका मतलब है ये पैरेलल है, कोई और ले भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका अगर कोई भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपका ले पैटर्न बताएगा। यहाँ पे जो डेटा है वो आपका मैक्सिमम रफनेस विड्थ बताएगा, यानी कि स्पेसिंग भी समझ सकते हैं, रफनेस के बीच की स्पेसिंग। ये सब टर्म्स आप मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन किए हुए हैं। तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, यानी कि ये मैक्सिमम रफनेस विड्थ है। जो भी मैक्सिमम रफनेस विड्थ रिप्रेजेंट करना होगा वो यहाँ पे दिखाएंगे। एक कट ऑफ लेवल होगा, ये कट ऑफ लेवल है रफनेस विड्थ का, चौड़ाई का। ये कितनी चौड़ाई है रफनेस की, तो वो आपका कट ऑफ लेवल यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे जो है ये डेटा आपको दिखाएगा मैक्सिमम वेवनेस विड्थ या फिर स्पेसिंग भी कह सकते हैं, यानी कि कितना स्पेस है दो पीक वैल्यू में। इस तरीके से आपका रफनेस अगर है तो ये आपका स्पेसिंग है। तो ये स्पेसिंग कितना है वो मैक्सिमम लेवल यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। और ये है वेवनेस हाइट, को रिप्रेजेंट हम यहाँ पे करेंगे इस तरीके से। और ये है आपका मिनिमम रफनेस हाइट आपको बताया हुआ है। रफनेस हाइट क्या होता है, जो भी रफनेस है तो जितने भी हाइट हैं इन सबका एवरेज लेते हैं। एवरेज जो लेते हैं वही होता है आपका RA, रिप्रेजेंट करते हैं RA से। ठीक है, रफनेस हाइट को हम RA से रिप्रेजेंट करते हैं। रफनेस हाइट यानी कि एवरेज। ठीक है, एवरेज होता है ये आपका, अर्थमेटिक एवरेज लेते हैं। पहले भी आपको पिछले वीडियो में बताया है, वैसे ही है ये रफनेस हाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ पे मिनिमम लेवल रहेगा रफनेस का और ये रफनेस हाइट का मैक्सिमम लेवल है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे रफनेस हाइट की। इस तरीके से ये आपका पूरा अमेरिकन स्टैंडर्ड पे। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस रफनेस हम देखेंगे ISO स्टैंडर्ड पे। ठीक है, कोई एक भी देख सकते हैं, अगर आपको जो सही लगे वो आप यूज कर सकते हैं। जनरली इंडिया में हम ISO ही प्रिफर करते हैं। तो थोड़े बहुत चेंज हैं इसमें, जैसे वहाँ पे आपको यहाँ पे दो डेटा दिख रहे थे, यहाँ पे केवल एक सिंगल डेटा होगा, वो होगा केवल आपका सैंपलिंग लेंथ। किस सैंपल का ले रहे हैं, कितने इस सैंपल का लेंथ क्या है जिसपे हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। तो रफनेस सैंपलिंग लेंथ हो गया आपका, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका वही ले पैटर्न है, डायरेक्शन है, ले किस तरीके का है। यहाँ पे फिर से वही सेम चीज है, यहाँ पे भी मैक्सिमम वेवनेस विड्थ कितनी है। अगर सरफेस फ्लैट ना होकर कुछ वेव फॉर्म में बना हुआ है तो इस वेव का स्पेस कितना है, विड्थ कितनी है, दो पीक वैल्यू के बीच की चौड़ाई। और ये है मैक्सिमम वेवनेस हाइट, ये वेवनेस की
हाइट के लिए है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसको डेटा में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे भी एक सिंगल वैल्यू आप देख रहे होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका सिंपल सा है एवरेज रफनेस वैल्यू, यानी RA से रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, तो एवरेज केवल रफनेस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मशीनिंग एलॉयंस, ये इंच में हो सकता हो या फिर मिलीमीटर में होता है। इंच से कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इंच है, यानी यहाँ पे हम माइक्रो इंच इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जब भी जो भी रफनेस है, ये जो हम दिखा रहे हैं ये सब आपको बताया है कि ये माइक्रोमीटर में होंगे, ठीक है, ये सारे माइक्रोमीटर में होंगे। इन सबको हम मिलीमीटर में भी यूज कर सकते हैं या फिर एक कॉमन रखते हैं माइक्रोमीटर में। तो जिस हिसाब से ये सुटेबल डेटा, स्टैंडर्ड डेटा होगा, उससे मेजर करेंगे, जो भी यूनिट होगी वहाँ पे, वो यहाँ पे हम उसी यूनिट के फॉर्म में दिखाएंगे। जनरली ये सारे पूरे जो होते हैं वो माइक्रोमीटर में रहेंगे, ठीक है, ये आपका मिलीमीटर में या फिर माइक्रो इंच में। तो ये दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, कंफ्यूज ना होइएगा। बुक में हो सकता हो ये वाला हो या फिर पिछला वाला हो। तो पिछला वाला जो है वो आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड पे है और ये आपका ISO स्टैंडर्ड पे है। बात करते हैं सिंपल जो मटेरियल रिमूवल मेथड है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अपना रहे होंगे, तो वो कौन कौन से मेथड हैं, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो जैसा पिछले में आप रफनेस में रिप्रेजेंट कर रहे थे सिंपल, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका सरफेस टेक्सचर जो है वो प्रोड्यूस किया गया है किसी भी एनी मैन्युफैक्चरिंग मेथड, कोई मैन्युफैक्चरिंग मेथड से हम बना रहे हैं, तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरीके से होगा। यानी कि अगर आप टर्निंग कर रहे हैं या फिर ग्राइंडिंग कर रहे हैं या फिर फोर्जिंग कर रहे हैं या फिर बेंडिंग कर रहे हैं, कोई फॉर्मिंग प्रोसेस है या फिर मशीनिंग प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, यानी एनी प्रोसेस अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप इस तरीके का शेप यूज करेंगे रफनेस में। और वही डेटा सारे जिस तरीके से थे उस तरीके से आप इसमें लिख देंगे। और ये वाला हम यूज करेंगे, इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि सरफेस टेक्सचर जो है वो हमने प्रोड्यूस किया है, जो भी सरफेस फिनिश हमने कोई भी, जैसे मान लीजिए पिस्टन बना रहे हैं या फिर सिलेंडर बना रहे हैं, तो उसका सरफेस जो है वो हमने मशीन किया हुआ है, यानी कि मशीनिंग प्रोसेस के दौरान मटेरियल को रिमूव करके हमने टेक्सचर को प्राप्त किया है। यानी कि टर्निंग हो सकता है, ग्राइंडिंग हो सकता है, मिलिंग हो सकता है या फिर ड्रिलिंग हो सकता है। तो इन सब जितने भी मशीनिंग प्रोसेस हैं उनके जरिए हम अगर हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम सिंबल ये वाला यूज करेंगे। और ये वाला किस कब यूज करेंगे, जब सरफेस टेक्सचर में हम कोई भी मशीनिंग प्रोसेस नहीं लगा रहे हैं, विदाउट यूजिंग एनी मटेरियल रिमूवर प्रोसेस, कोई भी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस हम यूज नहीं कर रहे हैं इसमें, तब हम यहाँ पे एक सर्किल फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। नो एनी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस इज अप्लाइड, यानी सिंपल सी बात है, उसे हम कास्टिंग या वेल्डिंग के जरिए बना दिया है, जोड़ दिया है, उसमें कोई मटेरियल को रिमूव नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये तीन तरीके के सिंबल हैं, ऐसा हम यूज कर रहे हैं। तो यानी कोई भी प्रोसेस है, वो हो सकता हो टर्निंग हो, मशीनिंग प्रोसेस हो सकता है वो फॉर्मिंग प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस है, ये इसे रिप्रेजेंट करता है। मशीनिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो हम केवल और केवल मशीनिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं रफनेस ग्रेड। रफनेस ग्रेड मतलब किस ग्रेड के रफनेस लेवल कौन कौन से हैं, उसके लिए हम क्या क्या ग्रेड बना रखे हैं। जैसे अगर एवरेज रफनेस वैल्यू, यानी हम उसे रफनेस हाइट भी कहते हैं, इसे हम माइक्रोमीटर में
मेजर करते हैं, ठीक है, RA से डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये डेटा है पूरे, ठीक है। तो आप 50, 25, 12.5 इस तरीके से ये आपका माइक्रोमीटर में है। 50 माइक्रोमीटर का अगर आपको एवरेज रफनेस वैल्यू है तो उसके लिए हम ग्रेड यूज करते हैं N12, N नंबर है, N12 यूज कर रहे हैं। या फिर अगर 25 माइक्रोमीटर का है तो उसके लिए N11 यूज करेंगे। 12.5 है तो उसके लिए N10 यूज करेंगे। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होगा आपका इस तरीके का, एक उल्टा ट्रायंगल टाइप में है। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा आपका रफनेस। यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर रफनेस की वैल्यू ज़्यादा है तो सिंबल इस तरीके से है। जैसे जैसे रफनेस कम होता जा रहा है, ये देख रहे हैं नीचे रफनेस कम होता जा रहा है। रफनेस की लेवल माइक्रोमीटर में यहाँ 50 माइक्रोमीटर था, यहाँ 0.8 माइक्रोमीटर हो गया, यहाँ 0.1 माइक्रोमीटर हो गया, यहाँ 0.025 माइक्रोमीटर हो गया। यानी कि रफनेस की वैल्यू कम हो रही है तो इसमें आपका ट्रायंगल को बढ़ता हुआ दिखा दिए हैं। यानी कि जितने ज़्यादा ट्रायंगल उतना ही स्मूथनेस होगी, ठीक है, यानी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि ये हमारे लिए बेस्ट है। और ऐसा रफनेस हम नहीं चाहेंगे अगर हम सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, पिस्टन बना रहे हैं या क्रैंक रॉड बना रहे हैं मशीनिंग के दौरान। तो ऐसे में हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें इतना ज़्यादा रफनेस मिले, ठीक है। तो ये आपका वर्स्ट केस है, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। यानी कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका ट्रायंगल बढ़ता जा रहा है। अगर आप इस लेवल पे हैं N9, N7 तो इसके लिए आपको डबल ट्रायंगल यूज़ करेंगे। और N6 से N4 तक में, यानी कि माइक्रोमीटर में 0.8 से 0.2 तक है तो इस लेवल के लिए आप 3 ट्रायंगल यूज़ करेंगे। और उससे ज़्यादा कम है रफनेस, यानी कि 0.1 है या फिर उससे कम है रफनेस, तो हम इस तरीके से 4 ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। यानी ज़्यादा ट्रायंगल है यानी कि ज़्यादा स्मूथ है, रफनेस काफ़ी कम है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन के लिए ये आपका पूरा ग्रेड नंबर है। जो आपका ग्रेड नंबर है वो आपका जैसे ISO में था, तो ISO में यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो, या फिर आप इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। 64 यहाँ पे लिखा तो 64 लिख दिया, यानी कि वो माइक्रोमीटर में है। या फिर हम इसके बजाय हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रेड नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, किस ग्रेड का है वो भी लिख सकते हैं। तो जैसा सहूलियत पड़ेगा, आप चाहे तो ग्रेड नंबर लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये सारे पूरे सिंबल हैं जो कि अगर आप ड्राइंग करने जा रहे हैं तो ड्राइंग में जैसे अगर आपको उसमें रफनेस शो करनी है, आपने कोई मान लीजिए इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने वर्कपीस मशीन की टर्निंग के दौरान आपने इसे बनाया, मशीनिंग टर्निंग यूज़ किया है, तो ऐसे में आप क्या है इस तरीके से सिंबल बना के दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे आपको रफनेस दिखानी है तो आप इस तरीके से सिंबल बनाया, रफनेस की वैल्यू लिख दी कि हाँ यहाँ पे 60 माइक्रोमीटर का रफनेस है। इस सरफेस को क्रिएट किया, यहाँ पे हमारा 25 माइक्रोमीटर का रफनेस है। तो इस तरीके से हम सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से बनाया, यहाँ पे अगर कोई ले बन रहा है तो हम उस ले को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पे सरफेस दिखा देंगे। हो सकता हो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ बना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये आपका पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन है। आईएसओ स्टैंडर्ड में बताया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड में भी बताया है। ये आपका इस तरीके से ये ग्रेड नंबर है जो इंडिया में फॉलो भी किया जाता है। बाकी का हम बताएंगे कि इवेल्युएशन अब कैसे करेंगे, सरफेस रफनेस हम किन किन मेथड के जरिए हम उसका मेजर कर सकते हैं, क्या क्या इवेल्युएशन या फिर एनालिसिस टेक्निक है, मैथमेटिकल इवेल्युएशन क्या क्या है, उसके जरिए हम कैसे पता करेंगे, वो आपको नेक्स्ट में हम बताएंगे।